नमस्कार दोस्तों, गुलचक्र के इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस के जीएस फोर्थ पेपर को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। इथिक्स के पेपर को लेकर के कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, दीर्घकालिक प्रक्रिया है और एकदम ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर बनाया गया पूरा कंटेंट है आपका। हम क्वेश्चन भी आपको दिखाते चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं। खैर, मेरा ये मानना है कि भाई जब आप एक बार डिटेलिंग पूरा पढ़ लेते हो तो फिर आपको लिखने में आसानी होती है। तो खैर, हम नीति शास्त्र से स्टार्ट किए थे। नीति शास्त्र एवं मानव अंतर संबंध, वो आपका पहला टॉपिक था। टोटल 8 वैल्यूम हमने जो है सिलेबस में देखे थे। ये आपका जो है पहला वैल्यूम है और पहले वैल्यूम में हमने जो है कई सब वैल्यूम निर्धारित किए थे। उसमें हमने नीति शास्त्र की उत्पत्ति, नीति शास्त्र का अर्थ या उसकी परिभाषा को देखा था और साथ ही साथ कल वाले वीडियो में, मतलब पहले वाले वीडियो में, और साथ ही साथ नीति शास्त्र का समाज और मानव पर किस प्रकार का इंपैक्ट या प्रभाव पड़ता है उसको हमने देखा था। नीति शास्त्र आप जानते ही हैं कि सिद्धांतों का एक प्रकार का ऐसा समूह है जो यह बताता है कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, क्या आचरण अच्छा है, क्या आचरण बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, जो समाज को स्वीकार हो। ये सब सारी चीजें जो है नीति शास्त्र डिफाइन करता है। फिलहाल आज का जो टॉपिक आपका है, मेरा ये मानना है कि पहले वाली क्लास आप देखकर ही इसको भैया देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। आते हैं फिलहाल आज के क्लास पे कि नीति शास्त्र की आवश्यकता क्या है। सवाल ये है कि जितने भी जो है डिपार्टमेंट है या जितने भी व्यक्ति हैं, समाज है, राष्ट्र है या कई विभाग हैं, उनके लिए नीति शास्त्र की क्या जरूरत है। तो पहला इसमें जरूरत इस बात की है कि विभागीय कार्य संस्कृति को बेहतर रखने के लिए जो है हमको नीति शास्त्र की जरूरत पड़ती है। कुल मिला जुलाकर जैसे विभागीय कार्य संस्कृति, कई आपके विभाग होते हैं, उसमें कोड ऑफ इथिक्स होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसमें जो है उसके मूल्य निर्धारित होते हैं कि इस प्रकार, जैसे ईमानदारी हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, निष्पक्षता हो गया, है ना, या फिर जो है गैर तरफदारी हो गया, गैर राजनीतिक पक्षपात हो गया। तो इस प्रकार के जो है मूल्यों पर आधारित हमको काम करना पड़ता है। और मूल्य निर्धारित कौन करता है? नीति शास्त्र निर्धारित करता है। तो नीति शास्त्र के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर जब हम काम करते हैं तो उससे विभागीय कार्य संस्कृति बेहतर होती है। इसलिए हमको नीति शास्त्र की जरूरत है। ठीक ना भैया। सामाजिक संबंधों के विनियमन के लिए भाई सीधी सी बात है कि यही नीति शास्त्र समाज में कुछ मूल्य तय करता है, जैसे ईमानदारी की, सत्यनिष्ठा की, परोपकार की, करुणा की, दया की, है ना, भ्रातृत्व भावना की, बंधुता की, अखंडता की, एकता की। तो ये सब जो मूल्य निर्धारित नीति शास्त्र करता है तो वो सामाजिक संबंधों को जो है रेगुलेट करने में जो है भी सहायता मिलती है। इसलिए जो है सामाजिक संबंधों के विनियमन के लिए भी नीति शास्त्र की जरूरत है। फिर तीसरा वाला है कि नीति शास्त्र नैतिक मूल्यों के विकास में मददगार। भाई नैतिक मूल्य तो यहां से हमने देखे ना कि नैतिक मूल्य को जो है विकास करने में मददगार, नैतिक मूल्यों का विकास कर रहा है, इसीलिए तो सामाजिक संबंधों को विनियमित कर रहा है, इसीलिए कार्य संस्कृति जो है विभागीय कार्य संस्कृति बेहतर हो रही है। तो कुल मिलाजुलाकर नीति शास्त्र नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी हो गया, करुणा हो गया, दया हो गया, परोपकार हो गया, सहिष्णुता हो गया, ये सब मूल्य जो है, जितने भी मूल्य हैं, उसके विकास में भी नीति शास्त्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। आत्मसंतुष्टि, सीधी सी बात है कि आपके अंदर अगर सहिष्णुता है, आपके अंदर जो है प्रसन्नता का जो है मूल्य है, या फिर आपके अंदर परोपकार का, करुणा का मूल्य है, तो आपको आत्मसंतुष्टि के लिए भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए नीति शास्त्र की जरूरत है। एक सुखी और एक सार्थक जीवन के लिए जो है नीति शास्त्र की जरूरत है। धारणीय एवं समावेशी विकास के लिए भी नीति शास्त्र की। धारणीय विकास क्या होता है कि मतलब कि भौतिक संसाधनों का इस प्रकार हम प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी पर उसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, ये धारणीय आपका विकास। समावेशी विकास मतलब कि हाशिए की अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब विकास की धारा में लाया जाए, हाशिए के अंतिम पायदान पर कौन व्यक्ति खड़ा होता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, या फिर जो है दूसरे कोई वर्ग हो, जो जैसे मतलब कि थर्ड जेंडर वगैरह हो गया, कि उनको जब विकास की धारा में लाया जाता है तो उसी को जो है समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा जाता है। तो भाई इसका जो मूल्य है ना, इसका मूल्य कहां से आएगा? नीति शास्त्र से आएगा। इसीलिए नीति शास्त्र की जरूरत है। जन कल्याण एवं जो है सेवा भावना, जन कल्याण सीधी सी बात है, परोपकार का मूल्य, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा का मूल्य, है ना, करुणा का मूल्य, दया का मूल्य। इससे क्या होगा कि जन कल्याण होगा एवं सेवा भावना आपकी बढ़ेगी। कहां से ये आ रहा है? नीति शास्त्र से आ रहा है। इसीलिए जो है जन कल्याण और सेवा भावना के लिए जो है नीति शास्त्र की आवश्यकता है या जरूरत है। भ्रातृत्व भावना, देखिए ये भ्रातृत्व भावना और बंधुता दोनों जो है मूल्य, और मूल्य के निर्धारण में कौन भूमिका निभा रहा है? नीति शास्त्र। ठीक है ना। तो इसीलिए भ्रातृत्व भावना या फिर बंधुता की जो है विकास में भी नीति शास्त्र की जरूरत है। समावेशी तथा समता एवं निष्पक्ष न्यायिक समाज की स्थापना करना। न्याय भी एक प्रकार का मूल्य है, समता भी एक प्रकार का मूल्य है। तो ये सब जो मूल्य है, ये मूल्य को निर्धारण करने में नीति शास्त्र की भूमिका होती है। और सीधी सी बात है कि जो समाज आपका बनेगा, अगर वो मूल्य धारण करता है तो न्यायिक समाज बनेगा, निष्पक्ष समाज बनेगा। तो ये सब सारी चीजें जो है नीति शास्त्र की आवश्यकता को जो है अभिव्यक्त करती हैं। आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। कि नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं? नीति शास्त्र का मानव व समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 150 शब्दों
में लिखना है। 2016 के यूपीएससी में पूछा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है ना। यूपीएससी के में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी देश की नैतिक उन्नति के लिए नीति शास्त्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये आपको 125 शब्दों में लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा है वो टॉपिक का हमने ही क्वेश्चन यदि दिया है तो आप लिखेंगे इस टॉपिक को। टॉपिक है भारत में नीति शास्त्र और उसके स्रोत। नीति शास्त्र को हमने सीधा सा बताया था, ये सिद्धांतों का एक प्रकार का समूह होता है जो यह बताता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, जो समाज को स्वीकार्य हो, ठीक है ना। तो जो आपका सिद्धांतों का समूह है वो रामायण और महाभारत में भी मिलेगा, गांधी की थ्योरी में भी मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लामिक जो है आचार्य संहिता में, या फिर कानून में, समाज के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा। इन सिद्धांतों के माध्यम से जो है हमको नैतिकताओं के उद्भव देखने को मिलते हैं या नैतिक मूल्य देखने को मिलते हैं जिसको समाज के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो वही ये टॉपिक है कि भारत में नीति शास्त्र और उसके स्रोत क्या क्या है। तो पहला चीज कि जो रामायण और महाभारत में यहां से कौन से मूल्य जो है आपको दिखाई पड़ते हैं या कौन से जो है नैतिक फैक्टर आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये नीति शास्त्र के जो है ध्यान में रखिएगा कि स्रोत हैं सारे, क्योंकि ये सिद्धांतों का एक प्रकार का समूह होता है। इनके माध्यम से जो आउटपुट होती है वैल्यूज की, नैतिक मूल्यों की, उसको जो है समाज के द्वारा फॉलो करके जो है एक बेहतर समाज का निर्माण किया जाता है। फिलहाल कौन कौन से रामायण और महाभारत के माध्यम से, एक तो आदर्श शासन, जैसे भगवान राम का शासन जो माना जाता है वो आदर्श शासन माना जाता है। बुरे इरादों के परिणाम, तो आपने देखा था कि रामायण में जो रावण था उसके जो है बुरे इरादों के माध्यम से जो है क्या आगे जो है परिणाम उसका निकला। निष्काम कर्म, भगवत गीता में जो निष्काम कर्म की अवधारणा दी गई है ये जो है समाज के जो है लिए एक बेहतर जो है मूल्य है कि मतलब कि आप कार्य करिए लेकिन जो है फल की चिंता ना करिए। तो रामायण और महाभारत के माध्यम से ये आपको दिखाई पड़ता है। गांधी की थ्योरी आप लोग जानते ही हैं कि गांधी सत्य, अहिंसा, परोपकार और स्वराज और सत्याग्रह और आत्मनिर्वाह और दृढ़ विश्वास, सतत विकास और स्वच्छता इत्यादि मूल्यों पर आधारित अपने सिद्धांत को जो है अभिव्यक्त करते हैं। तो जो नीति शास्त्र का जो स्रोत गांधी के जो है आचार से भी लिया जा सकता है, ठीक है। भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेहतर है, सबसे बेहतर है, ठीक है ना। यहां से हमको क्या क्या मिलता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोक कल्याण, है ना। ये सब सारे मूल्यों को जो है हमको दिखाई पड़ता है कहां पे, भारत के संविधान में दिखाई पड़ता है। तो भारत का संविधान चूंकि एक थ्योरी है ना, और थ्योरी जहां पे भी होगी, थ्योरी का समूह जहां पे भी होगा उसको हम नीति शास्त्र बोलेंगे। तो ये भी नीति शास्त्र का एक प्रकार का स्रोत है, माध्यम है, जिसके माध्यम से तमाम प्रकार के हमको मूल्य दिखाई पड़ते हैं और इसको जो है राष्ट्र के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, समाज के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। ऐसे जैनिज्म समाज में आपको पता होगा कि अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा, मतलब कि अहिंसा पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। यहां तक कि फसल के उत्पादन पर भी जो है वहां पर रोक लगाई जाती है कि कहीं फसल के उत्पादन में छोटे मोटे कीड़े जो है ना मर जाएं, ठीक है। तो छोटे मोटे जीवों के प्रति दया भाव, वन्य जीवों का जो है संरक्षण, ये हमको जो है जैन आचार संहिता से देखने को मिलता है, ठीक है ना। बौद्ध आचार से हमको क्या मिलता है, मतलब कि बौद्ध इथिक्स से हमको क्या मिलता है, 4 आर्य सत्य, जैसे दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये जो 4 सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं, ये जो है वहां से आपको अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जो दुख का निवारण है उसको किया जा सकता है ना। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, ये सब होता है ना अष्टांगिक मार्ग। इसके माध्यम से जो आपके जो है जीवन की जो एक धारा है वो बेहतर हो सकती है और आप निर्वाण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से फॉलो करने से होता है। मध्यम मार्ग, ना तो अति ना तो एकदम बिल्कुल कमजोर, मतलब कि एक मध्यम मार्ग में आप चलने का प्रयास करें। और पंच महाव्रत, जैसे सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अपरिग्रह हो गया, है ना, और इसके अलावा ब्रह्मचर्य हो गया। तो ये जो कुछ 5 महाव्रत हैं ये बौद्धिज्म में जो है फॉलो किए जाते हैं। तो इसको जो है अडॉप्ट करके समाज एक बेहतर जो है समाज का निर्माण किया जा सकता है। फिर सिख आचार से हमको क्या मिलता है, मतलब कि जो नीति शास्त्र के स्रोत हैं वो सिख आचार भी है, मतलब कि सिख एथिक्स भी है। क्या सिख एथिक्स से हमको देखने को मिलती है, एक तो लंगर की व्यवस्था। आप देखेंगे कि अमृतसर में जाएंगे तो वहां पर जबरदस्त, मतलब कि इंडिया का मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा लंगर वहां पे संचालित होता होगा। और लंगर में जो सेवा होती है वो सेवा भी कहीं न कहीं जो है आपका यहीं से जनरेट होती है और बेहतर देखने को मिलता है। तो लंगर व्यवस्था और बंधुत्व, मतलब कि एक दूसरे के प्रति जो भाईचारे की जो भावना है वो सिख के जो है इथिक्स से, सिखिज्म के इथिक्स से जो है देखने को मिलती है। इस्लामिक आचार संहिता में भाई यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी कि सामूहिकता, यहां पर जो एक भातृत्व भावना होती है, बंधुता होती है, एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, तो वो जो सामूहिकता को दर्शाता है वो इस्लामिक इथिक्स से हमको देखने को मिलती है। कानून, आप जानते हैं कि हमारा जो कानून है वो ठीक है आपको जो है कुछ चीजों को फॉलो करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन कुछ ऐसे जो है मूल्य होते हैं जिसको मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। जैसे ईमानदारी पर कई जो है व्हिसल ब्लोअर एक्ट वगैरह बनाया गया है कि ईमानदारी को आपको करना पड़ेगा, निष्पक्षता आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो है कानून अपना है, उस कानून नैतिक कार्रवाइयों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करता है। जैसे जो है
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से जो है पर्यावरण नैतिकता आप में जो है आती है, मतलब कि आप पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करेंगे तो पर्यावरणीय नैतिकता आप में जो है जनरेट होगी। कहां से आ रही है? कानून आपको बाध्य कर रहा है, ठीक है ना भैया। ऐसे समाज, तो समाज के द्वारा भी निर्धारित कुछ नैतिक मापदंड होते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, सामूहिकता, है ना, कोई बात हो गई तो इकट्ठा हो जाना, और बंधुता, आपस में प्रेम भाव, तो ये सब मूल्य जो है समाज के द्वारा तय किए जाते हैं। समाज भी एक प्रकार का जो है नीति शास्त्र का बेहतर स्रोत है। ऐसे ही अंतःकरण, नहीं आप कहते हैं कि ये मेरे दिल की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है, ये मेरे अपने अंदर की आवाज है। आप बोलते हैं ना कि पहली नजर में आप देखें तो वो ठीक होगा या ठीक होगी, ऐसा कुछ जो भाव उठता है, या दो मारपीट या दो पक्षों के बीच जब आप मारपीट का जो है देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो गरीब है कहीं उसको जो है बड़े के द्वारा सताया तो नहीं जा रहा है, तो आप एक एजम्पशन लगाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अमीर व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है इसी की गलती होगी। जो अंतरात्मा की जो आवाज उठती है किसी निर्णयन प्रक्रिया में, तो उसको हम अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण भी नीति शास्त्र का एक प्रमुख स्रोत है। तो आई होप आपको जो है ये टॉपिक बेहतर लगा होगा कि क्या कुछ जो है नीति शास्त्र के स्रोत हैं, ठीक है भैया। टॉपिक है नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व या निर्धारक कारक कौन कौन से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक अगर है पहले वाले वैल्यूम से तो यही वाला है कि नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। मतलब सीधी सी बात है कि नीति शास्त्र को निर्धारित कैसे किया जाता है, किन किन माध्यमों से किया जाता है। तो इसको हमने दो माध्यम में डिवाइड किया है। पहला है आंतरिक माध्यम और दूसरा है बाह्य माध्यम। आंतरिक माध्यम में हमने जो है कई पार्टों में डिवाइड किया है। पहला कि अंतरात्मा की आवाज, इसको दिल की आवाज, इसको अंदर की आवाज, इसको जो है अंतरात्मा की या अंतःकरण की आवाज भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप दो पक्षों के बीच लड़ाई होती है तो आप जो है डिसाइड करते हैं अपने अंदर की आवाज से कि फला आदमी सही होगा या फला आदमी गड़बड़ होगा। तो न्याय निर्णय प्रक्रिया में भी ये काफी यूज में लाया जाता है। तो अंतरात्मा की आवाज आपकी जो एक नीति शास्त्र के रूप में जो है जनरेट होती है, तो एक प्रकार का जो है नीति शास्त्र को निर्धारित करने वाला बेहतर फैक्टर है। ऐसे संस्कृति, जैसे नहीं कि जैनिज्म संस्कृति अलग होती है, बौद्धिज्म संस्कृति अलग, इस्लामिक संस्कृति अलग होती है। अच्छा, जो संस्कृतियां होती हैं वो अलग अलग नीति शास्त्र को जन्म देती हैं। जैसे जैनिज्म जो संस्कृति है वो अहिंसा, मतलब कि जो है जीवों की हत्या को प्रतिबंधित करती है। वहीं पर जो इस्लामिक संस्कृति होती है वो जीवों की हत्या को अलाउ करती है। तो संस्कृतियां भी अलग अलग, संस्कृतियां भी नीति शास्त्र के जो है तथ्यों को जो है निर्धारित करती हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि धर्म एवं दर्शन, ऐसे ही अलग अलग धर्म जो है अलग अलग जो है नीति शास्त्र के रूप में जो है हमको देखने को मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक, परिवार, समाज और स्वैच्छिक कार्य भी जो है नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व या निर्धारक कारक में आपको जो है शामिल करने पड़ेंगे, ठीक है ना भैया। अच्छा, बाह्य कारकों में जब आप डिवाइड करेंगे इसको बाह्य कारकों में, तो अपना प्यारा सा जो कानून है, संविधान है, इस संविधान भी नीति शास्त्र के निर्धारण में बेहतर भूमिका, चूंकि ये भैया ना एक प्रकार का सिद्धांतों का समूह है ना, यही सिद्धांतों का समूह नीति शास्त्र बनेगा, और नीति शास्त्र बनेगा तो नैतिक मूल्यों का निर्माण करेगा, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, परोपकार, है ना, या जन कल्याण, या फिर जो है धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य हमको कहां से देखने को मिलते हैं? संविधान से। तो संविधान भी क्या हुआ? नीति शास्त्र के निर्धारक का एक बेहतर तथ्य हुआ या कारक हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कानून। ऐसे ही कानून, तमाम प्रकार के कानून बनाए जाते हैं जो नैतिक मूल्यों को जन्म देते हैं या प्रोत्साहित करते हैं, वो भी नीति शास्त्र के निर्धारक में जो है सहायता करते हैं। न्यायपालिका के निर्णय, जैसे नहीं कि जो है आर्टिकल 21 में जो है कई ऐसे पार्ट कहा गया है, जैसे विदेश जाने का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, है ना। तो वो सारी चीजें जो नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई होती हैं वो भी नीति शास्त्र के निर्धारक में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय ये भी जो है नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व हैं। ऐसे ही लोक प्रचार, जैसे नहीं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता के प्रति, सत्यमेव जयते बार बार लिखा जाता है या इसको प्रसारित किया जाता है ना, कि हमेशा सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये सब सारी चीजें जो है नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व होते हैं। ऐसे नौकरशाही की भागीदारिता, है ना, नौकरशाही की भागीदारिता, कहीं पे भी नौकरशाह मतलब कि आपके ब्यूरोक्रेट्स, वो भी जो है हर कार्य संस्कृतियों के माध्यम से जो है नीति शास्त्र के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें मेंस के क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां पर कह रहा है कि नीति शास्त्र क्या है, इसके निर्धारक कारकों का उल्लेख कीजिए। ये आपको 125 शब्दों में लिखना है। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर स्पष्ट कीजिए कि आचार्य नीति को हम जो है इंग्लिश में इथिक्स कहते हैं, मतलब कि ये जो नीति शास्त्र है इसी को हम आचार्य नीति भी कहते हैं। कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि आचार्य नीति मतलब इथिक्स समाज और मानव पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है या किस प्रकार भला करती है, किसका? समाज और मानव का। तो ये आपको 150 शब्दों में लिखना है। 2016 के यूपीएससी के में एक क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक भैया। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नीति शास्त्र मतलब इथिक्स और मोरलिटी मतलब नैतिकता में क्या कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब कि नीति शास्त्र सीधी सी बात है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और मोरलिटी या मोरल जो है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होता है, दोनों को कैसे परिभाषित करेंगे और किसको राइट डाउन कैसे करेंगे। तो नीति शास्त्र हमने पहले ही बताया था कि नीति शास्त्र सिद्धांतों का एक प्रकार का ऐसा समूह है जो यह बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या आचरण अच्छा है, क्या आचरण बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, जो समाज को स्वीकार हो। तो ये सारी चीजें जो एक सिद्धांतों के समूह के अंतर्गत आती हैं वो क्या कहलाती हैं? नीति शास्त्र कहलाती हैं। ठीक है ना भैया, सीधी सी बात है कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो नीति शास्त्र जो है वो नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। ध्यान से सुनिएगा, नीति शास्त्र जो होती है नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। किस प्रकार के नैतिक मूल्यों को? सत्यनिष्ठा, करुणा, बड़ों का आदर करना, परोपकार, दया, भाईचारा, बंधुता, ये सब जो है नीति शास्त्र अपने सिद्धांतों के माध्यम से जो है नैतिक मूल्यों को जो है जनरेट करती है, नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। और ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं नैतिक मूल्यों को जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पे फॉलो करता है, व्यक्तिगत स्तर पे उसे लागू करता है अपने जीवन में, तो उसको मोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैतिक बोलते हैं या नैतिकता वाला व्यक्ति बोलते हैं। अगर कहीं वो इस नैतिक नियमों को नहीं फॉलो किया, मतलब कि नीति शास्त्र द्वारा तय किए गए नैतिक मूल्यों को अगर व्यक्ति नहीं फॉलो करता है तो उसको हम इमोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इमोरल बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही है कि यह सामाजिक मूल्यों से बचने के लिए यह सामाजिक मूल्यों से बनने वाले ऐसे आदर्शात्मक सिद्धांत से संबंधित होता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के आचरण को सही या गलत ठहराया जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ना कि भाई ये जो है नीति शास्त्र के द्वारा कुछ नैतिक मूल्यों को निर्धारित किया जाता है। अब इन्हीं को फॉलो करेगा तो वो मोरल होगा, नहीं तो इमोरल होगा। समझ में आई ना बात भैया? फिर कहते हैं कि जो नीति शास्त्र है वो नैतिक मूल्यों का समुच्चय होता है। ठीक है, हमने बताया कि नैतिक सिद्धांतों का एक प्रकार समूह या समुच्चय होता है। और ये क्या होता है कि व्यक्तिगत व्यवहारों के मूल्यों का जो है समुच्चय होता है। मतलब सीधी सी बात है कि जो नीति शास्त्र होता है ये समाज पर जो है बाध्यकारी या दबाव डालता है कि इसको पूरा समाज मतलब कार्य करेगा, पूरा समाज इसको फॉलो करेगा, है ना। अरे भाई, सत्यनिष्ठा के लिए जो है हमारे जो है समाज को जो है फॉलो करवाया जाता है, ईमानदारी के लिए, करुणा के लिए, बंधुता के लिए, परोपकार के लिए, सहभागिता के लिए, सारी चीजों के लिए समाज के द्वारा जो है बाध्य किया जाता है। लेकिन फॉलो कौन करता है? कुछ ही लोग। जो फॉलो करेंगे वो मोरल होंगे, जो नहीं फॉलो करेंगे वो इमोरल होंगे। ठीक है ना। खैर, यहां पर अगर हम देखें तो समाज के द्वारा सारे लोगों के जो फॉलो किया जाता है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ कहते हैं। वस्तुनिष्ठता, इसको ध्यान में रखिएगा कि एक ऐसा शब्द है जहां पर सारे लोग किसी थॉट थ्योरी के लिए या फिर किसी मूल्य के लिए सहमत हों ज्यादा से ज्यादा, तो उसको हम वस्तुनिष्ठ कहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जिन नैतिक मूल्यों को निर्धारित किया गया है नीति शास्त्र के द्वारा, उसमें कुछ ही लोगों के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, जो कुछ लोग के द्वारा, मतलब कि अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा अलग प्रकार के मूल्यों को फॉलो किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मोरल होता है या नैतिकता होती है आत्मनिष्ठ होती है और ये जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है ना। खैर, ये समाज, धर्म और कार्यालय के द्वारा निर्धारित होता है। कौन? नीति शास्त्र। ठीक है ना भैया। और यहां पर कह रहा है कि नीति शास्त्र विज्ञान, एक प्रकार की विज्ञान, मतलब कि बार बार एक खोज करती है कि कौन से नैतिक मूल्य हैं, कौन से नहीं हैं। जैसे कि अभी तो भाई आधुनिक युग में जो है आपका लव मैरिज या फिर लिविंग रिलेशन, ये समाज में तो एक्सेप्टेबल नहीं है अभी। लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद जब समाज इसको, आधुनिक समाज एडाप्ट कर ले तो इसको जो है नैतिकता के दायरे में ला दिया जाए, लेकिन अभी नैतिकता के दायरे में नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसी को अगर कोई फॉलो करता है जैसे लव मैरिज को या फिर लिविंग रिलेशन को, तो हमारे समाज में उसको इमोरल बोला जाता है, मोरल नहीं बोला जाता, क्योंकि समाज के द्वारा जो है अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार जो है नीति शास्त्र के अंतर्गत इसको जब हम फॉलो कर देंगे, मतलब कि इसको मान्यता दे देंगे समाज के द्वारा, तो यही जो में आपका एक क्वेश्चन है, नीति शास्त्र और नैतिकता मतलब कि इथिक्स और मोरलिटी में क्या कुछ विभेद होता है, इसके विभेद कीजिए तथा नीति शास्त्रीय निर्धारक तत्वों की व्याख्या करिए। 2018 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, 150 शब्दों में आपको लिखना है। आप कमेंट करिए, मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और थोड़ा सा शेयर वगैरह कर लिया करिए, वीडियो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे बनाने में भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।